जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Has covered almost all the genres, all the domains of Indian progress, prosperity, covering from education to infrastructure to medicine, his expectation and most importantly the vision for 2047. India is already on leaps and bounds progress. It is really coming forward. Magnanimous, majestic. माते हैं बच्चे निश्चित रूप से पूरे जोश खरोश से बोलेंगे। मुझे मालूम है कि बड़ों में तो थोड़ी सी शर्म महसूस होती है बोलने में, लेकिन बच्चे जो है पूरे ताकत लगाकर बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे उनकी जवानियां, कायरों में प्राण फूक जाए वो कहानियां कि माँ ने उनको घुट्टियों में जाने क्या पिला दिया। जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया। ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हुए आज 73rd रिपब्लिक डे पर मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्राचार्य श्री जेपी भोरे सर विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत आज़ाद हैं, बहुत ज़्यादा स्वच्छंद रूप से हैं, लेकिन इस समय को भोगने के लिए, इस समय को सार्थक करने के लिए हमारे जो नेता लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो समर्पण दिया, जो त्याग बलिदान दिया, वो अनंत है, अनन्य है और जिसकी कोई सीमा नहीं। नॉट फॉर अराउंड 1000 years slavery was in fashion. First Mughals, then came the Britishers, and then after a lot of struggle, lot of strife, India became free in 1947. But getting freedom was easy, running the country in right direction was really challenging or enlightened. Correct. Huge round of applause for Shri J.P. Bhore sir, Honorable Principal. जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हम सभी आज़ादी के 75वां महोत्सव या 75वां वर्ष कंप्लीट होने पर भी अमृत महोत्सव के नाम पर कुछ समारोह भी मना रहे हैं। और अभी मैं इसी विषय पर हमारे आज़ादी के शताब्दी वर्ष की तरह मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में एक विषय, यही विषय शायद रखा हुआ था कि 2047 में भारत का जो विज़न को देखते हुए शायद एक पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता कुछ दिन पहले हुई थी और बच्चों ने, हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और अपने विचार व्यक्त किए थे। आज के बच्चे ही देश का भविष्य हैं। तो 2047 में जिस बच्चे की आज आयु लगभग 6 वर्ष है, जो हमारे यहाँ क्लास 1 में है, वो उस समय लगभग 31 वर्ष का होगा। इससे पहले की और बाद में आने वाले बच्चे उस समय देश को संभालेंगे, लेकिन उस समय देश की क्या स्थिति होगी। 2047 में कर्मचारी अपना जो कर्तव्य का पालन अगर सेवा की भावना से या जिसको कहते हैं केयरिंग एटीट्यूड को लेकर अगर काम करे तो कहीं कोई दूसरा जो कहते हैं ना निजी क्षेत्र कहीं टिक नहीं पाएगा।
तो एक तो हमारा एजुकेशन, इसी तरह से हमारे हॉस्पिटल्स के लिए भी हम बात करें कि 2047 में निश्चित रूप से जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो हमें उनके लिए ये एक तरह का चैलेंज है जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं कि इन बीमारियों का सस्ता इलाज ढूंढें ताकि एक गरीब व्यक्ति भी इन बीमारियों का इलाज करा सके। अब जैसे कोरोना का है, कोरोना के लिए चलिए ठीक है प्रयास किया, पहले काफ़ी था, अभी वैक्सीनेशन होने से आपने देखा कि ये तीसरी लहर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण वैक्सीनेशन है, और वैक्सीन कोई बहुत महंगी नहीं है, ये भी आपने। और 2047 में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें वो जनसंख्या सही उपयोग करना है उसका, एक लाभदायक कार्यों में देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो निश्चित है कि हमें बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना है, स्किल वाली शिक्षा देना है। या ज़्यादातर लोग चाहते हैं ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा चाहते हैं। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करने वाली नौकरी। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनको खुले आसमान में दिखाएं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है। जरूरत पड़े तो उनको रात में बताइए, यहीं से आप उनको बताइए। आजकल तो ऑनलाइन भी सिस्टम हो गया है कि आपको मानो रात में कौन सा ग्रह कितने बजे दिखता है तो घर से उस समय बताए कि वो छत पर जाए और इस दिशा में देखें, यहाँ पर ये ग्रह उनको मिलेंगे। और अगर आपको उनको सपोज अगर मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ा रहा है, सपोज करें, ये केवल सरकार का प्रयास नहीं है, हमारे देश की सभी जनता को, हमारे लोगों को, सभी लोगों को प्रयास करना है। तो हम आज के दिन ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने लेवल पर जो भी हो सकता है देश के लिए अपने कर्तव्य के जरिए, सेवा के जरिए हम इस देश के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो काम हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। देखिए डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर एक बार में उसकी लिमिट है कि वो कितने मरीजों को ठीक कर सकता है। क्लास को वो करते हैं, अगर इसको और जोड़ दिया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दिया तो एक साथ हजारों लोगों में भी वो शिक्षा दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से जो ऑनलाइन की जो क्लासें आज चल रही हैं कोरोना की, चाहे वो कोरोना की वजह से चल रही हों, आने वाले समय में इसका भी बहुत उपयोग बढ़ने वाला है। क्योंकि जो लोग किसी कारण से स्कूल कॉलेज में नहीं आ पाते हैं, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है और होगी। तो मैं पुनः आप सब जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं, सूरज सा तेज है मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चाहे कितनी भी गुलामी सही हो, लेकिन पोटेंशियल में कोई कमी नहीं। थोड़े बहुत आत्मविश्वास डिगा था, लेकिन अब भारत चल पड़ा है, आगे निकल पड़ा है। लीडर द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटन एक्सपोर्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोड्यूसर and almost running on the first position for many years on cotton exportation. Then if we talk about sports, we were 8-time gold medalist in hockey, and coming forward, India had already won twice the world. To infrastructure, the biggest highway of the world from New Delhi to Mumbai is already on the progress, and what not. The biggest infrastructure in railway network, the biggest infrastructure in postal network, and most importantly, our scientists in the field of blue chips, Silicon Valley, mobile technology, we are already the leaders. The vision of 2047, India would be a tremendous leader, leading from the front, not only in the field of education, because new education policy is unfolding flexibility, is unfolding the mammoth achievements of all the students, those who strive in any field. They will have the liberty, the freedom to choose and opt for any particular subject, that all the students would definitely welcome it and enjoy its fragrance. भारत तो वैसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। भारत को दबाने की बहुत कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, मुगल्स के द्वारा, लेकिन मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। स्वास्थ्य अच्छा है तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो ये भी इसके लिए जरूरी है कि अब जैसे यहाँ पर जो बच्ची आई है, इसने बड़ा बैलेंस बना के रखा हुआ है। पढ़ाई में भी अच्छी है, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसका, बायोलॉजी के जो सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती है। और इसके साथ ये 7 घंटे डेली आर्चरी की प्रैक्टिस करती है, सुबह 3.5 घंटे और शाम को 3.5 घंटे। अब सोचिए 7 घंटे डेली आर्चरी की प्रैक्टिस और 7 घंटे पढ़ाई।
14 घंटे और मतलब 18 घंटे तक इसकी मतलब सुबह 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक, ये सिर्फ 4 या 5 घंटे सोती है। और इसके साथ में ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती है, साथ में ये गाना भी बहुत अच्छा गाती है। कई सारे फील्ड हैं, इसको साथ इतनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात है। और इसका स्वयं का लक्ष्य है कि आज ये नेशनल खेल के आ चुकी है, ये जमशेदपुर में हुआ था आर्चरी का नेशनल। इसका जो अगला जो टारगेट का जो फाइनल जो टारगेट है, अल्टीमेट एम, वो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। इसके जो आदर्श हैं वो नीरज, क्या नाम है अभी लाए थे ना, हाँ, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिरंदा, इसके जो हैं उसके आदर्श हैं। और इसका स्वयं इसका कहने का फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्रायोरिटी इसने वही रखी है, खेल रखी है। दूसरे नंबर पर पढ़ाई है। ये मैं आपको बता दूं, मैंने जब इससे पूछा तो इसने कहा सर मेरा पहला टारगेट ओलंपिक में गोल्ड लाना है। तो हम सबकी शुभकामनाएं इसके साथ। इसका जो खेलने का तरीका भी, वो प्रोफेशनल तरीके से खेलती है। हम लोग देखते हैं जनरली बच्चे शौकिया तौर पर खेलते हैं, जब हम उनको एक नियमित रूप से प्रैक्टिस में बुलाएं तो फिर बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हमें इस फील्ड में भी आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमें प्रोफेशनल तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना होगी, शुरू से मेहनत करना होगी। तो निश्चित रूप से हम ओलंपिक में भी हम चाहते हैं कि 2047 में भारत जो है टॉप 5 में, उसकी पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 देशों में उसकी गिनती हो। और उसके लिए निश्चित रूप से जाह्नवी देशमुख जैसे बच्चे हमारे इस सपने को जरूर साकार करेंगे। अब जाह्नवी देशमुख को मैं बुलाऊंगा कि वो यहाँ पर अपना एक देशभक्ति गीत को प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं जाह्नवी देशमुख प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक देशभक्ति गीत लेकर। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थी धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा
10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। थैंक यू। भारत देश महान है कि विद्वानों की कोशिश ने फिर रंग नया बनाया था। इनकी मेहनत के ही कारण नया संविधान बन पाया था। मेरा संविधान जब देश को जोश नया आया था। 26 जनवरी के दिन ही हमने नया संविधान अपनाया था। हम को सुप्रभात, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अभिनंदन कक्षा प्रथम की छात्रा आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज़ादी का नया सवेर 15 अगस्त को आया था। हमने अपना खोया गोया फिर से वापस समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो
leadership of our beloved Dr. Bhimrao Ambedkar, who is father of Indian Constitution. He is one of the greatest leader of modern India at the time. It is a gadgeted holiday, but government schools and offices remain open to organize different functions in their schools and offices, just as we are doing. On the eve of Republic Day, our President gives a speech and gives some important awards like Ashoka Chakra and Kirti Chakra to the soldiers of India and Bravery Awards to the citizens of India. The biggest celebration is observed in Rajpath in New Delhi, where thousands of people came to see RDC parade, and the tableau of selected states is the main attraction of the parade. When our constitution came into effect, we have some common issues, and still today we are facing some common issues like cleanliness, unemployment, education, and many others. To resolve them, government also launches some schemes like Swachh Bharat Abhiyan, Beti Bachao, Beti Padhao, Skill India, Make in India, and many more. To resolve, we the citizens of India need to do our duties honestly to make our nation stronger. We must keep ideas which are mentioned in our Constitution of India, which are justice to everyone, equality, liberty, fraternity, and sovereignty, and many others. And we should not forget ideas of our Bapu, and we need to implement their ideas in our life. Before I conclude my speech, I would like to say patriotism is just like charity, and it must begin at home. Thank you. Jai Hind. हैप्पी बनी बर्थडे। मैं आपके सामने एक सॉन्ग सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है ओ देश मेरे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, ए अर्ज दीवाने की जाहो सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, माटी पे मन मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, उस पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमन। मैं इस भारतवर्ष का हर अमिट सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदी मिट्टी का ही हरदम गुणगान करती हूँ। मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही फरमान रखती हूँ, यही फरमान रखती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं दिव्यांका नायक कक्षा 10वीं की छात्रा गणतंत्र दिवस पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। तो आज हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी कि गणतंत्र दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो हमारे देश के कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। तो आज आप सभी को कान खोलकर सुनना है और मुझे खुलकर बोलना है। तो न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतना सा गुरूर है मुझे खुद पर कि मैं इस भारत देश की वासी हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। हमारा संविधान बन गया, लागू हो गया, हम आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी भारत के सामने कुछ विषम परिस्थितियाँ थी जो कि मानव के सपनों को खंडित कर देती है, और फिर मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये आज़ादी के बाद भी ना जाने क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया, ना जाने कहाँ खो गया। और खोने का महज एक कारण है, अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गांधी वो उठा ले, गीता का फरमान है,
अब गुणों के समक्ष रुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। और मुझे हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात तो यह है कि हम इंसान पैदा हैं। और मेरे विचारों में तो न हिंदुओं की जरूरत है, न मुसलमानों की जरूरत है, न हिंदुओं की जरूरत है, न मुसलमानों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान की जरूरत है, एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखाएं परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और अफसोस तो आज मुझे इस बात का है कि इस वैश्विक धरा पर शिक्षा का अलग जगाने वाले वो मेरे देश के तक्षशिला और नालंदा आज कहाँ खो गए। उठो धरा के अमर सपूतों, नव भारत का निर्माण करो, कलाम के सपनों का भारत बनाओ, सपनों को खुली आंखों से देखो। और जो तक्षशिला और नालंदा खो गए हैं उनको फिर से स्थापित करो और इस भारत वतन को फिर से विश्व गुरु बनाओ और इस तिरंगे की शान को, भारत के इस अभिमान को और इस पूरे विश्व पटल में लहराओ, पूरे विश्व पटल में फहराओ। और मुझे समाज में एक शैक्षणिक बीमारी भी दिखाई देती है। एक और देखें तो IIT, IIR, NIT जैसे कई शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पर विदेशों से बच्चे पढ़ने भी आते हैं भारत में, लेकिन दूसरी ओर देखें तो गरीबों को बेरोजगार की जमात में खड़ा करने के लिए उन्हें सर्व शैक्षिक अभियान का झुंझुन पकड़ा दिया जाता है। और सच बता दूं तो ये जो बीमारी की जड़ है ना, वो हमारे अंदर का ही अंधविश्वास है। और जब तक ये अंधविश्वास खत्म नहीं होगा तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, और जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। तो मेरे विचारों में तो हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव तब होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण संभव तब होगा जब स्वच्छता अभियान केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलता हर एक आदमी उसमें अपना हाथ बटाएगा। और असल मायनों में तो राष्ट्र निर्माण संभव तब होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यम भोजन के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा अध्ययन के लिए भी सरकारी स्कूल की चौखट पर पैर रखेगा। ऐसी कई गजब की बीमारियां हमारे देश में आती रहती हैं और हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का हर एक नागरिक जो है वो नैतिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से सवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, अनैतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान मूल्य के आंकड़ों पर परिपूर्ण अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े हमारी रक्षा कर रहे उन जवानों को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसानों को, इस देश के हर उस इंसान को जो अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है और जिनके बिना हम राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस मंच पर मैं भारत की बेटी यह कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम सभी, आप, मैं, हम सब साथ मिलकर इस पर प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश का काम नहीं है हमें आगे ले जाने का, हमारा काम है हमारे देश को आगे ले जाने का, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने का, हमारे वतन को आगे ले जाने का। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। अगर होंगे हौसले बुलंद दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। Wow, this girl seems to be enjoying and celebrating some very special day. Let's see, who is she and what does she want to say? Hey baby, who are you? What do you want? And why are you celebrating? Sir, my name is Radhavi Trivedi. I study in class 3rd in Kendra Vidyalaya, Gate Jhabua. Wow, great. But why are you wearing this sash and waving this flag? Oh sir, you don't know. Today is 73rd Republic Day. Do you know why do we celebrate this 73rd Republic Day or every Republic Day on 26th January? Oh sir, on
26 January 1950, our constitution came into force. Wow, great. May I ask you something about constitution? Yes, sure, sir. What is Indian constitution? Indian constitution means supreme law of India. Wow, who is known as the father of Indian constitution or architect of Indian constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. Do you know how much time did it take to prepare the whole constitution? It took 2 years, 11 months and 18 days to prepare. Oh, Vaibhavi, please tell me, was it handwritten or typed? Sir, it was handwritten. Are you sure it was handwritten? Yes, sir, it was handwritten. Oh my God, such a long constitution was handwritten. Then who is the person who had written the whole constitution? Can you name him? The name of the person is Shri Prem Bihari Narayan Raizada. Oh my God, please repeat the name. Shri Prem Bihari Narayan Raizada. Are you sure? Is it Prem Bihari Narayan Raizada? Yes, sir. Oh my God. Do you know that how many words are there in the constitution? There are around 1,45,000 words. How many people had signed the draft of the constitution? Do you know? 284 great leaders signed the draft. Superb, Vaibhavi. According to constitution, India is which kind of country? According to Indian constitution, India is social, sovereign, secular and democratic country. Fantastic, Vaibhavi. Which are the three main pillars of Indian constitution? Justice, liberty and equality. Brilliant, brilliant. Can you tell me the common phrase between Indian and American constitution? The common phrase, the line which is very common between Indian and American constitution. The common phrase is, we the people. My God, excellent, Vaibhavi. Let's play a game. I am going to ask you very fast question and you have to answer all the questions without delay. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. How is the Josh? Hi, sir. Okay, here we go for rapid fire round. First question. Our national anthem. Janaganamana. National song. Vande Mataram. National animal. Royal Bengal Tiger. National bird. Peacock. National flower. Lotus. National tree. Banyan. National river. Ganges. National fruit. Mango. National sweet. Jalebi. Who is the father of our nation? Mahatma Gandhi. Which are the two weapons of Mahatma Gandhi? Truth and non-violence. Who gave the name Mahatma to Mahatma Gandhi? Gurudev Rabindranath Tagore. Oh, wonderful, Vaibhavi, wonderful. Can you recite some of the lines on Indian Republic Day? Today, would you like to say something on Republic Day? Yes, sir. Please go on. Today's Republic Day, on this day, I must say, we are all happy and gay. Let us together pray for the safety of our nation, for the progress of new generation, for name, fame and fashion, for zeal, zest and passion. A tricolor is waving, proudly it is saying, saffron is for sacrifice, white is for peace, green is for greenery, live life with ease. Keep your head always high, like Dr. Kalam, try and try. Keep your vision always clear, like Subhash Chandra Bose, who was bold and without fear. Keep working with dedication, like Mahatma Gandhi, the father of our nation. Keep yourself ready, your nations have recalled. Show dedication, like Saina Nehwal, champion of champions, with ideas new. Happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. मेरे साथ बोलिए वंदे Mataram. वंदे वंदे. Thank you. Have a nice day. For giving me a gorgeous opportunity. भारत माता की एक अतुलनीय देश है. भारत माता नहीं, अतुलनीय देश ही है. इसका अपना इतिहास अतुलनीय है. आई हंसराज यादव वेलकम यू ऑन दिस ओकेजन 26 जनवरी. बहुत ही ऐतिहासिक देश है. इसके हर्ष में और उल्लास में संपूर्ण देश डूबा हुआ है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अद्भुत है. आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था. ये ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है
क्योंकि आज ही के दिन 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था और जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आज ही के दिन बोला गया था कि 1930 से हमारा 26 जनवरी आज़ादी का दिन होगा। बहुत ही ऐतिहासिक दिन। इस दिन के लिए लीडर्स ने हमारे बहुत संघर्ष किया है, जानें दी हैं, गोलियां खाई हैं छाती पर अपनी, और हमको उन्होंने आज़ादी दी है। संविधान होता क्या है? आम भाषा में संविधान और कुछ नहीं होता है, तो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आम नियम होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इस संविधान की एक बहुत ही हिस्ट्री रही है, अतुलनीय हिस्ट्री रही है हमारे संविधान की। ये स्टार्ट होती है 1931 से। MN राय थे, उन्होंने ये उल्लेख किया था सबसे पहले कि भारतीय लोगों का एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद 40 आता है, 1940 अगस्त की बात होती है, अंग्रेज बोलते हैं कि हम इंडियन लोगों को संविधान देंगे। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, 40 में आता है, 1946 में। उसमें बोला जाता है कि भारतीय लोगों का अपना अलग संविधान होगा। 9 दिसंबर 1900 के आसपास, 46 के आसपास मीटिंग बुलाई जाती है असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बुलाई जाती है। वो लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन तक मीटिंग होती है और 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान लागू होता है। लेकिन पूरी तरह लागू नहीं होता हमारा संविधान। 26 जनवरी को इसलिए लागू होता है क्योंकि 1929 से ही हमारा वो आज़ादी का दिवस के रूप में उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, इसलिए हमने उसको 2 महीनों को एक्सटेंड किया था। वैसे जो एक्चुअल डेट है वो 26/11 ही है, लेकिन ये ऐतिहासिक दिन था 1929 से, इसलिए इस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ। इस संविधान को पूर्ण करने में 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। BN राव, बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और BR अम्बेडकर। BN राव कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क किस प्रकार का होगा उन्होंने ही उसकी एडवाइस की थी। और जो ICJ होता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, इसके अध्यक्ष भी थे। इनको स्पेशली इनवाइट किया गया था इंडिया में, और इनकी हेल्प से जो BR अम्बेडकर जी थे, इन्होंने इनकी हेल्प की थी और ली थी। दोनों के अतुलनीय योगदान के बाद और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण हुआ। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे कानून हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ही यूनिक है। ऐसी ज्योग्राफी और किसी देश की नहीं है। इतने सारे स्टेट हैं, स्टेट के अंदर भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो सोर्स रहा है, जो 1935 का अधिनियम रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 75% जो सेक्शंस और रूल्स हैं उसी के द्वारा ही लिए हुए हैं। उसके बाद हमारा संविधान एकल संविधान है। स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल बॉडी का या फिर यूनियन गवर्नमेंट का एक ही संविधान है संपूर्ण देश का। उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें जो एक्सपर्ट थे वो अधिकांश लॉयर लोग भी थे। इसलिए हमारे संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में आम जनता के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। ये बहुत ही अतुलनीय होते हैं, यूनिक होते हैं और आम जनता के लिए विशेष अधिकार देते हैं। हमारा इंडिया सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है इंडिया का कोई धर्म नहीं होगा। ये बहुत ही यूनिक बात है, क्योंकि इंडिया से ही आज़ाद हुए थे 2 देश। पाकिस्तान हुआ था और पाकिस्तान से बाद में बनता है एक और देश बनता है बांग्लादेश। उनका इस्लामिक धर्म है, लेकिन हम लोग सेकुलर रहे। इस सेकुलरिज्म के बहुत सारे फायदे होते हैं।
हमारे संविधान के अनेक प्रकार के स्रोत रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का जो 1935 का अधिनियम था वो, और जो ब्रिटिश की जो मान्यताएं हैं, रूल्स हैं उनके पार्लियामेंट के, उनका भी हमारे संविधान में झलक दिखती है। अमेरिका से हमने अधिकार लिए, ह्यूमन राइट्स लिए, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस प्रकार का होगा वो हमने यूएसए से ही लिया हुआ है। आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अध्ययन किया। उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, हमने उनको लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद संविधान क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, संविधान बेसिक लॉ होता है। जानवी ने भी बताया बहुत अच्छी तरीके से कि बेसिक लॉ होता है। संविधान के जो इम्पोर्टेंस होती है वो अलग चीज़ों के कारण भी होती है। पहला वाला है व्यक्तियों की आज़ादी। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है आम जनता को कि आपके जो अधिकार होंगे, आपकी जो आज़ादी होगी, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही सिक्योर हो सकती है। ऐसे देश जहां पर उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान नहीं है, वहां पर अधिकारों की कोई गारंटी नहीं होती है। चाहे आप सीरिया का मैटर देख लें, चाहे आप ईरान का मैटर देख लें, इराक का देखें, म्यांमार का देखें, यमन का देखें, जिन भी देशों का कॉन्स्टिट्यूशन वीक होता है वहां पर कोई ह्यूमन राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अंकुश, गवर्नमेंट जो होती है बहुत सी बार उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ होता है, फंडामेंटल लॉ होता है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाता है। इसके अलावा आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश के एक लॉयर थे, उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान सभी संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है, अद्वितीय है। ऐसा संविधान ऐतिहासिक रूप से और इतिहास में अभी तक कहीं भी नहीं है। अंबेडकर जी ने बोला था कि हमारा संविधान एक फूलों का बगीचा है, गार्डन है, इसमें आपको हर प्रकार के फूल होंगे। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना भी की जाती है। बहुत से लोगों का ये बोलना होता है कि उधार का संविधान है, कार्बन कॉपी है, अभारतीय है और वकीलों का स्वर्ग है। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बावजूद इसकी एक अपनी ऐतिहासिकता है, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। संविधान संविधानी होता है। अगर किसी भी देश में संविधान ना हो तो वहां पर अव्यवस्था फैल जाएगी। हमारे लीडर्स ने संविधान के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष। जो खास खास लोग हैं, गांधी जी हैं, अंबेडकर हैं, BN राव हैं, वो तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ही। इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अनसंग हीरो हम जिनको बोलते हैं। इनका अतुलनीय योगदान रहा है, शायद हम इनको भूल चुके हैं। उन्हीं की याद में हमारी इंडिया गवर्नमेंट अनेक प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करती है। अंत में मैं इंडिया के बारे में एक ही बात बोलूँगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हंसराज यादव की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। Vote of thanks to our chief guest, Shri J.P. Bore ji, and guest of honor, Janvi Deshmukh. So I am really thankful for sparing a remarkable and valuable time, and all the heads of the committees and their members for smoothly conducting and working with the spirit of true dedication. I am also grateful to the students who had participated in this event by performing different activities. इस पावन अवसर पे सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। मुझे ये अवसर मिला ऑन बिहाफ ऑफ द विद्यालय
to extend vote of thanks.